हेलो स्टूडेंट्स। हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो? तो एक ही केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। और सबसे पहले हम बात करते हैं 5 सितंबर की, टीचर्स डे की। तो टीचर्स डे की आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एंड हैप्पी टीचर्स डे। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 में। इथर बनाने की विधियां, फॉर्मेशन ऑफ इथर्स, यानी इथर को कैसे बनाते हैं। इनमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं अपन। लेबोरेटरी में कैसे इथर को बनाया जाता है। तो लेबोरेटरी में इथर को बनाने के लिए कुछ एक स्टेप है वो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या है कि इथर को बनाने के लिए क्या क्या काम में लेते हैं, इसके लिए जो इसकी रिएक्शन हो रही है, किसके साथ किसकी रिएक्शन हो रही है, तो वो रिएक्शन देखेंगे। इसके बाद में इसका जो प्रयोगशाला विधि है उसको हम पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसकी अभिक्रिया पढ़ते हैं, प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं। तो इस प्रयोगशाला विधि में इथर बनाने की अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो इथर को बनाने के लिए जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल को क्या है 373 केल्विन तापमान पर एस्टोसफोर के साथ गर्म करते हैं। देखो कैसे, CH3 CH2 OH, ये क्या है एथेनॉल है, H2SO4 HSO4 ऐसे लिख सकते हैं। तीन सौ 373 केल्विन तापमान 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको हीट करते हैं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है बाहर। और यहां पर जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 HSO4 प्लस H2O। अब ये जो H2SO4 है वो कैसा है, कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 है। और ये क्या बन गया हमारे पास, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यहां बना है उसकी फिर से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, फिर से उसको सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं। तो तब जाकर के क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये बना अपने पास CH3 CH2 HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसकी जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं अपन एथेनॉल के साथ C2H5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। CH3 CH2 को ऐसे लिख सकते हैं 2H5 और 413 केल्विन तापमान। ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है इसकी एथेनॉल के साथ क्या करवा देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं 413 केल्विन तापमान पर। तो यहां से ये H2SO4 बना देगा और यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2O C2H5। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, इसका हाइड्रोजन सल्फेट चला गया, इसका हाइड्रोजन चला गया, दोनों की संयोजकता कम हो गई। इधर तो कार्बन की संयोजकता कम हो गई, इधर ऑक्सीजन की, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड C2H5। डाई एथिल ईथर बन गया। क्या बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया हमारे पास। तो ये डाई एथिल ईथर है, डाई इथाइल भी बोल सकते हैं, एथिल ईथर ये बन गया, या एथोक्सी एथेन अभी एक नेम बोले तो ये तो इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसको देखते हैं, इसका जो प्रयोगशाला विधि है उसमें इसको किस प्रकार पढ़ते हैं, नामांकित चित्र के साथ इसकी क्या पढ़ते हैं, विधि पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं विधि। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा ए पढ़ा विक्रिया, बी इसका नामांकित चित्र अपने पास, सी इसकी विधि पढ़ेंगे। तो डायग्राम के साथ है इसकी विधि का अपन पता करते हैं किस प्रकार ये इथर यहां बन रहा है, डाई इथर है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैंड होता है, इस पर एक आसवन फ्लास्क लगा देते हैं और इस आसवन फ्लास्क में अपन क्या डालते हैं, इसके अंदर एक फनल की सहायता से एथेनॉल, इसमें दो आयतन क्या मिलाते हैं, एथेनॉल, और एक आयतन मिलाते हैं इसमें H2SO4।
दो आयतन एथेनॉल और एक आयतन H2SO4 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एथेनॉल को हमें ज्यादा मात्रा में लेना है और जो H2SO4 है कंसंट्रेट, ये भी कैसा है? सांद्र। सांद्र जो H2SO4 है उसको कम मात्रा में लेना है, यानी इसके कंपैरिजन में आधा लेना है इसको। ओके, अगर इसको 200 ml ले रहे हो तो इसको कितना ले लो? 100 ml ले लो। एथेनॉल को 200 ml ले रहे हो तो सांद्र H2SO4 को कितना ले लो? 100 ml ले लो। लेकर के बर्नर पर इसे हीट करते हैं और इस जो फ्लास्क होता है, फ्लास्क से एक हमारे पास संघनित्र ऐड होता है, जुड़ा रहता है। और संघनित्र में, इस संघनित्र में क्या होती है? इस फ्लास्क से जुड़ी एक नलिका ट्यूब्स होती है और ट्यूब्स में जब इसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो गर्म करते हैं। करने का मतलब गर्म करने से ये जो इत्र है एथेनॉल और जो सांद्र H2SO4 है, इनके विक्रिया से जो बना इत्र है, डाइथिल इत्र है, वो क्या है? वाष्पीकृत होने लग जाता है। और वाष्पीकृत होने लग जाता है और इस नलिका के माध्यम से, जो संघनित्र के अंदर जो नलिका लगी है, कांच की नलिका, उसके माध्यम से इस एक अलग छोटे फ्लास्क में क्या है? एकत्रित होने लग जाता है। लेकिन यहाँ जो इत्र है वो क्या? अशुद्ध इत्र जमा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे इसकी रिएक्शन होती है तो इसके साथ वाटर भी बनता है थोड़ा बहुत, और वाटर बनने की वजह से इसमें क्या होता है? साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी, गैस का भी निर्माण होता है। तो क्या होता है कि ये जो इत्र प्राप्त हो रहा है वो शुद्ध इत्र नहीं है। अब जब यहाँ से ये इत्र गुजरता है तो इसके क्या होता है? वाष्पीकृत होता रहता है, मतलब यहाँ से गैस की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में यहाँ से इस नलिका के माध्यम से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ ऊपर से क्या थोड़ा ठंडा जल डालते हैं ताकि इसका क्या किया जा सके? संघनन किया जा सके, इसका टेम्परेचर कम करके इसको द्रव अवस्था में लाया जा सके। यहाँ से वाटर ऊपर से डाल रहे हैं और यहाँ से जो वाटर है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, ऊपर से डालते हैं नीचे गिरता चला जाता है। तो ठंडा पानी ऊपर से गिरते हैं, गर्म पानी नीचे से अलग होता चला जाता है। अब इस जो कांच की नलिका है जो इस आसवन फ्लास्क से ऐड थी, जुड़ी हुई थी, और उसमें से जो अशुद्ध इत्र है, कौन सा इत्र? अशुद्ध इत्र यहाँ जमा हो रहा है, जिसके अंदर क्या क्या है? इत्र की वाष्प है। ये क्या है? इत्र की वाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है। ये क्या है? सारा का सारा इस एक फ्लास्क के अंदर है, जमा होता जा रहा है। इस फ्लास्क को एक जार में रखते हैं या एक ग्राही में रखते हैं जिसके अंदर बर्फ के टुकड़े और ठंडा पानी रखा हुआ है ताकि इसका संघनन किया जा सके। तो यहाँ जो इत्र प्राप्त हो रहा है वो हमें कैसा प्राप्त हो रहा है? शुद्ध इत्र, अशुद्ध इत्र प्राप्त हो रहा है। अब इस अशुद्ध इत्र को शुद्ध इत्र बनाते हैं, तो कैसे? तो ये तो हो गई इसकी विधि। वापस से चेक कर लेते हैं कि एक हमारे पास आसवन फ्लास्क है, इसको इसके अंदर क्या है? दो आयतन तो किसका डालते हैं? एथेनॉल का, और एक आयतन डालते हैं सांद्र H2SO4 को। फिर इसको बर्नर की सहायता से 413 केल्विन तापमान पे गर्म करते हैं। वो टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, इसके अंदर लगाता है थर्मामीटर, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है जैसे 413 केल्विन तापमान है वहां तक गर्म किया, इत्र बनना स्टार्ट हो गया। और इत्र है इस नलिका के माध्यम से इत्र वाष्प के रूप में इस एक फ्लास्क में आकर के जमा होने लग जाता है। इसको संघनित करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए ऊपर से ठंडा पानी भी डालते हैं, और ठंडा पानी डालते हैं। फिर क्या होता है? साथ में यहाँ से अशुद्ध इत्र मतलब इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड भी होंगे अशुद्धि के रूप में, और जलवाष्प फिर क्या होगी? अशुद्धि के रूप में इसमें साथ में मिक्सर में है, तो इसे बोलते हैं अशुद्ध इत्र। अब इसे हम क्या करेंगे? संघनित करेंगे, इसका ठंडा करेंगे। संघनित इसमें क्या है? जार के अंदर है, ग्राही बोल सकते हैं, जिसके अंदर बर्फ के टुकड़े और पानी रखा हुआ है। जैसे इसके संपर्क में आएगा तो ये इत्र क्या होने लग जाएगा? ठंडा होने लग जाएगा, द्रव अवस्था में आने लग जाएगा। तो ये जो यहाँ से जो इत्र प्राप्त हो रहा है उसे बोलते हैं अशुद्ध इत्र। ये हो गई इसकी विधि। अब हम क्या करते हैं? इसका नेक्स्ट पॉइंट में इसका शोधन करते हैं, यानी शुद्धिकरण करते हैं। इसका शुद्धिकरण, नेक्स्ट पॉइंट है इसका शुद्धिकरण, बी। तो शुद्धिकरण कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। शुद्धिकरण करने के लिए इस जो इत्र को है एक पृथ्वी कीप में लेकर के इसमें थोड़ा सा तनु NaOH मिलाकर के उनको हिलाते हैं, जिससे क्या होता है? इसके अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि है वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। एक पृथ्वी कीप में इस अशुद्ध इत्र को लेकर के उसमें थोड़ा सा तनु NaOH मिलाते हैं, फिर दोनों को हिलाते हैं, इससे सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी अशुद्धि क्या हो जाती है? पृथक हो जाती है। अब इसके अंदर है एथेनॉल है,
और जो जल की अशुद्धि है इनको पृथक्करण करने के लिए क्या करते हैं, संगठित कैल्शियम क्लोराइड उसमें मिलाते हैं। एथेनॉल और जल की जो अशुद्धि है उसको पृथक्करण करने के लिए, एथेनॉल की वाष्प और जल की वाष्प उनको पृथक्करण करने के लिए जो कैल्शियम क्लोराइड है, जो एक निर्जली कारक होता है संगठित, उससे क्या करवाते हैं, इसका शुद्धिकरण करवाते हैं, जिससे एथेनॉल है उसकी अशुद्धि क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जल भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड है वो निर्जली कारक होने के कारण जल को क्या कर लेगा, सोख लेगा। फिर क्या है, जो इत्र की सतह है फिर उसको वापस एक बार फिर कैल्शियम क्लोराइड है, संगठित कैल्शियम क्लोराइड से उसको क्या करते हैं, बिल्कुल शुष्क कर लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इस शुष्क इत्र है का प्रभाजी आसवन करवाते हैं। अब क्या बच गया, शुष्क इत्र बच गया। इस शुष्क इत्र का कराते हैं प्रभाजी आसवन, वो करवाते हैं 306 से 308 केल्विन के आसपास। इतने टेम्परेचर पर जब इसको हीट करते हैं 306 से 308 केल्विन टेम्परेचर पर, तब शुद्ध इत्र में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इत्र का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण कैसे करते हैं कि पृथक्करण कीप, एक पृथक्कारी जो नलिका होती है, कीप होती है, उसमें क्या ले लेते हैं, अशुद्ध इत्र को, और उसमें थोड़ा सा मिलाते हैं तनु एनियोज, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि क्या हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाता है। फिर उसके अंदर जो एथेनॉल और जो जल की अशुद्धि बची है इसको पृथक्करण करने के लिए उसमें जो संगठित कैल्शियम क्लोराइड है वो डालते हैं। तो ये क्या करता है, एल्कोहल यानी एथेनॉल और जल की अशुद्धि को क्या कर देता है, पृथक्करण कर देता है। फिर इसको एक बार वापस संगठित कैल्शियम क्लोराइड में इस इत्र को क्या करते हैं, इत्र की सतह को पूरी तरह शुष्क करवाते हैं कि थोड़ी बहुत अगर नमी रह गई है, जल रह गया है, तो उसको कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा पूरी तरह से क्या कर लिया जाता है, शुष्क कर लिया जाता है। फिर बाद में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शुष्क जो इत्र बचता है उसको हीट करते हैं 306 से 308 केल्विन टेम्परेचर के आसपास है, तब हमें शुद्ध इत्र प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया प्रयोगशाला विधि। इसमें अभिक्रिया तो कैसे होती इत्र बनाने की, इसका डायग्राम ये है, इसकी विधि अपन ने पढ़ ली और इसका शुद्धिकरण पढ़ लिया। अब देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, और लास्ट इसका जो पॉइंट बचा है इसकी शर्तें, इसमें कुछ एक जो शर्तें हैं वो भी फॉलो होती है, आवश्यक शर्त। क्या क्या आवश्यक शर्तें होती है, इसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। कि सबसे पहले क्या संकीर्ण बना जो H2O ध्रुव है वो सांद्र H2SO4 को क्या कर देता है, तनु कर देता है। क्या है, और पहली शर्त है इसकी, इसके अंदर जो जल है वो सांद्र H2SO4 को क्या कर देता है, तनु कर देता है, जिससे इत्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, या इत्र की निर्माण की जो प्रक्रिया वो क्या हो जाती है, थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो पहली ये आवश्यक शर्त है। दूसरी इसकी जो आवश्यक शर्त है कि इस अभिक्रिया में जो सांद्र H2SO4 है वो काम करता है ऑक्सीडेशन का, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन का काम करता है। जो सांद्र H2SO4 वो क्या काम करता है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन का काम करता है, खुद का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। इसकी अपचयन से थोड़ी बहुत क्या बचती है, अशुद्धि के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड भी बढ़ता है। इसलिए क्या करते हैं, सांद्र जो H2SO4 है, तो ये जो सांद्र H2SO4 है वो धीरे धीरे खर्च होने लग जाता है, और या फिर कह सकते हैं वो अशुद्ध होने लग जाता है। तो इसलिए इसको बार बार बदलते रहते हैं। सांद्र H2SO4 इसमें जो मिला रहे हैं अपन, क्या है, एक आयतन सांद्र H2SO4 को मिला है, इसको लगातार क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो मिलने से क्या हो जाता है, पानी मिलने से इसमें अशुद्धि बढ़ जाती है, तनु हो जाता है। तो तनु होने के कारण ये क्या नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, यानी केमिकल रिएक्शन आसानी से नहीं कर पाएगा। तो जिससे इत्र के निर्माण की प्रक्रिया में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी, इत्र वो कम मात्रा में बनेगा। तो इसलिए इसको बार बार चेंज करते रहते हैं सांद्र H2SO4 को। इत्र को लगातार बनाने के लिए सांद्र H2SO4 को क्या करते रहते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं। तो सांद्र H2SO4 है बहुत उपयोगी इस अभिक्रिया में। वो क्या करता है, एल्कोहल का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और खुद का कुछ मात्रा में अपचयन होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड भी बढ़ती है, जिससे क्या होता है, इत्र शुद्ध इत्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधा भी उत्पन्न होती है। तो ये हो गई अपनी
प्रयोगशाला विधि कंप्लीट। इसमें केमिकल रिएक्शन अपन ने देखी, डायग्राम अपन ने देखा, इसकी विधि अपने पढ़ी, फिर इसका शोधन कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा, और फिर इसकी आवश्यक शर्त पढ़ी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रयोगशाला विधि है ईथर बनाने की, वो कंप्लीट। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो।